हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम वर्क, एनर्जी एंड पावर, आप लोगों के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 6 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीपीपी क्वेश्चन, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम क्वेश्चन जो हम लोग देते हैं वो मैं करवा रहा हूं। जैसे कि मैंने पहले भी डीपीपी सॉल्यूशंस में आपको बताया है कि आप जब भी कोई डीपीपी सॉल्यूशन का वीडियो मेरा देखें तो उससे पहले आप डीपीपी को एक बार अपने आप ट्राई जरूर करें, एक बार न्यूमेरिकल को अपने हाथ से जरूर कर देखें। और वो जो उसका पीडीएफ है वो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और एक बार पहले उसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन को देखिएगा बिना अपने आप किए। अगर आप डीपीपी का सॉल्यूशन सीधा पढ़ते हो तो आप केवल वही क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे जो मैं यहां पे बोर्ड पे कराऊंगा। उसके अलावा उससे मिलता जुलता या उससे डिराइव्ड कोई कॉन्सेप्ट होगा तो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि जब भी आप डीपीपी का सॉल्यूशन वीडियो देखें उससे पहले डीपीपी को एक बार अपने हाथ से रजिस्टर में, कॉपी में अच्छे से सॉल्व करें। तो शुरुआत करते हैं डीपीपी का पहला सवाल। इसमें लिखा है देयर इज अ क्लस्टर ऑफ क्लाउड्स। तो क्लस्टर मतलब बहुत सारे क्लाउड्स हैं जो हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं। एट अ हाइट ऑफ 100 मीटर अबव द अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस से 1000 मीटर ऊपर, burst and enough rain fell to cover an area of 10 to the power 6 meter square with a depth of 2 सेंटीमीटर। यानी कि कुछ ऐसा सिनेरियो है कि यहां बादल थे, यहां पे क्लाउड्स हैं ये, तो ये बहुत सारे क्लाउड्स मैंने ऐसे दिखा दिए। यहां से रेनफॉल होना शुरू हुआ, रेनफॉल हुआ और नीचे ना पानी इकट्ठा हो गया, पानी भर गया। अच्छा, कितने एरिया को उसने कवर किया? तो मैं ना एक रेक्टेंगुलर जैसा कुछ एरिया ले लेता हूं थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए। एक रेक्टेंगुलर एरिया जैसे हमने ले लिया, ऐसे ही है, एक पोर्शन हमने ले लिया कि ये एरिया जो है उस क्लाउड से के पानी की वजह से भर के इकट्ठा हो गया। अच्छा, यहां से लेके यहां तक जो हाइट है क्लाउड्स की वो है 1000 मीटर, यानी कि जो पानी है वो 1000 मीटर ऊपर से नीचे गिर रहा है। ये जो एरिया है यहाँ पे जो पानी जहां इकट्ठा हुआ है 10 to the power 6 मीटर स्क्वायर, ये जो एरिया मैंने रेक्टेंगुलर ले लिया है ये सर्कुलर कॉन्फ़िगरेशन में भी हो सकता है, यानी कि या आप कोई ऐसे डिस्टॉर्टेड फिगर भी हो सकती है। मतलब जरूरी नहीं है कि ये जो मैं शेप दिखा रहा हूँ ये रेक्टेंगुलर ही जैसे पानी के भी गिरेगा तो कोई रेक्टेंगुलर सरफेस एरिया में थोड़ी ना गिरेगा, कहीं भी आर्बिट्री गिर सकता है। लेकिन जो भी एरिया कवर्ड है इसका वो दे रखा है 10 to the power 6 मीटर स्क्वायर, और इसकी जो डेप्थ है यहां से यहां वो रखिए 2 सेंटीमीटर। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। इसमें लिखा इनफ रेन फेल टू कवर एन एरिया ऑफ 10 to the power 6 मीटर स्क्वायर विद अ डेप्थ ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो डेप्थ रखिए 2 सेंटीमीटर, यानी 2 10 to the power -2 मीटर। लिखा हाउ मच वर्क वुड हैव बीन डन इन रेजिंग वाटर टू अ हाइट ऑफ द क्लाउड, यानी कि पानी को ऊपर ले जाने के लिए कितना वर्क डन किया गया होगा। वैसे इवेपोरेशन की हुआ होगा कि पानी जो है नीचे इवेपोरेट हुआ होगा, ऊपर जाके वो क्लाउड फॉर्म कर लेगा। तो सवाल यह है कि यहां पे कितना वर्क लगा होगा क्लाउड क्लस्टर बनाने में। तो देखो टर्मिनोलॉजी तो देखो मुश्किल सी लगती है कि पढ़ने में, कि क्लाउड क्लस्टर ऊपर गया, पानी नीचे आया, उसने कुछ एरिया को वेट किया और इकट्ठा हो गया पानी। लेकिन बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है वर्क डन पे। क्वेश्चन हमें पूछा क्या है? फाइंड द वर्क डन। और वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है सबको पता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा होता है। वर्क डन का फॉर्मूला एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा होता है। वर्क डन का फॉर्मूला एफ इंटू एस भी होता है, वो स्पेशल केस है। मैंने अपने थ्योरी लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया है कि वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट सिर्फ नहीं होता, वो तब होता है जब आपके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो है वो सेम हो। यानी मेरा जो वर्क डन का फॉर्मूला है वो आएगा एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। मान लीजिए ये पानी जो नीचे इकट्ठा हो गया, ये ऊपर क्लाउड बना होगा जाकर। जब ऊपर क्लाउड बना होगा तो ऑफकोर्स ये सारा का सारा मास ऊपर जाके इकट्ठा हुआ होगा। तो मुझे सबसे पहले ये निकालने कि इसका टोटल मास कितना है। तो टोटल मास, बिकॉज फोर्स के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें इसका वेट निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें इस पूरे के पूरे पानी को ऊपर लेके जाना है। पूरे का पूरा पानी किसके का फोर्स किसके बराबर होगा? वो mg के बराबर होगा। mg बोले तो वेट ऑफ वाटर जो नीचे इकट्ठा हुआ है। भाई वही तो क्लाउड था। क्लाउड क्या है? क्लाउड से बेसिकली पानी तो है, वो नीचे आ गया। अब हमें नीचे दे रखा है कि वो जो पानी नीचे आया उसने 10 to the power 6 मीटर स्क्वायर के एरिया में 2 10 to the power -2 मीटर की थिकनेस का एक पूरा एक स्ट्रक्चर बना लिया। एक्चुअली यही तो पानी ऊपर से आया, नहीं इसका मास कितना है, कितना मास ऊपर ले जाया गया होगा। भाई इसका मास निकाल लो, इसका मास निकाल लो, इसका मास कितना है? तो हम लोग निकाल रहे हैं मास ऑफ वाटर कलेक्टेड। मास ऑफ वाटर कलेक्टेड डाउन नीचे इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट? मास ऑफ क्लाउड। भाई
पानी जो ऊपर से नीचे आया वो वही तो पानी होगा, वो वही तो पानी होगा जो क्लाउड में से निकला होगा। यानी जितना मास नीचे इकट्ठा हुआ है उतना ही तो मेरा क्लाउड का मास होगा। तो क्लाउड का मास मैंने निकाल लिया। कैसे? अब मुझे मास निकालना है। मास में इसका कैसे निकालूं? देखो, इसका एरिया दे रखा है, इसका थिकनेस दे रखा है, और इसकी डेंसिटी मुझे मालूम है, बिकॉज पानी की डेंसिटी कितनी होती है? पानी की डेंसिटी होती है 10⁻³ दे भी रखी है। डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³ जी को लेने के लिए करा है 10। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं मास। मास होता है बच्चों वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब इस स्लैब का वॉल्यूम कितना होगा? तो ध्यान रखना, एरिया इंटू डेप्थ अगर मैं कर दूं, ए इंटू डी, यानी कि एरिया ऑफ दिस पूरा सरफेस और इसकी जो डेप्थ है अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो एरिया इंटू डेप्थ, यहां लिख भी देता हूं मैं कि एरिया इंटू डेप्थ क्या देता है भाई? एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर। डेप्थ की क्या होती है? मीटर होती है। यानी क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मीटर क्यूब। यानी एरिया इंटू डेप्थ अगर आप निकाल रहे हो तो वो वॉल्यूम निकल जाएगा, ऑफ कोर्स, है ना। मीटर क्यूब नहीं, वॉल्यूम निकल जाएगा। इंटू डेंसिटी होगी, लेट्स सपोज रो, डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, जो पानी है यहां पे। तो कितना आ गया? एरिया आ गया 10⁻⁶, डेंसिटी कितनी आ गई? 2 10⁻⁻², और रो आगे 10⁻³ इतना किलोग्राम मास है क्लाउड का जो यहां से नीचे आ गया, या फिर यहां पे जो था वो इवेपोरेटर के ऊपर गया होगा। तो मास मुझे मिल गया। अब फोर्स का फॉर्मूला मुझे पता है कि mg होता है, और s की जगह क्या लिख लूं? h लिख लूं। और थीटा कितना होगा? सर वो तो 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि फोर्स आप ऊपर लगा रहे हो। क्लाउड जब बना होगा तो वो ऊपर गया होगा, तो फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, एंगल कितना? 0। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हुआ जी? वर्क डन का फॉर्मूला हुआ सर mg इंटू h ओनली। m की वैल्यू सर निकाल दी मैंने, कितनी? 10⁻⁶ इंटू 2 -2 और +3 +1 लिख लेता हूं, मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू 10 आ गई सर, और एच की वैल्यू कितनी है? 1000। तो सॉल्व करा, वैसे तो मैं सही बता रहा हूं लेकिन मैं फिर भी क्रॉस चेक कर रहा था। ये आ गया 2 इंटू 10⁻6, ये 7 8 9 10 11 10⁻11 जूल। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इज बेस्ड ऑन वर्क। हम वर्क की बात कर रहे हैं, तो ये जो एक्सरसाइज है, जो डीपी है, पीपी है, जो ये वर्क पे ही बेस्ड होगी। वर्क पे एनर्जी चैप्टर है यार, तो पहला डीपी पे कोर्स वर्क पे ही होगा, है ना। ऐसा चलो, पार्टिकल एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स F1 इक्वल्स टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। लिख ही लेता हूं ना यहाँ पे। F1 कितना है? F1 है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और F2 है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप इज डिस्प्लेस्ड। अ पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय फोर्स इज डिस्प्लेस्ड। तो पार्टिकल पे दो फोर्स लगाए हैं। अच्छा, ये ना वेक्टर है यार। देखो, पहले लॉज ऑफ मोशन की डीपीवी जब मैं करा रहा था तो मैंने क्वेश्चन किया था कि मान लो बॉडी पे दो फोर्स लग रहे हैं। जब दो फोर्स लगते हैं ना बॉडी पे, तो दो फोर्स लगने की वजह से उन पे रिजल्टेंट निकाला जाता है। जैसे मान लो एक 8 न्यूटन का फोर्स लगा, एक 6 न्यूटन का फोर्स लगा, और उनकी वजह से 60 डिग्री का एंगल था या 90 डिग्री का एंगल था, तो उनका रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या होता है? √8² + 6² + 2 8 × 6 × cos थीटा। थीटा की वैल्यू 60 हो सकती है, 90 हो सकती है, वो देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में पॉइंट क्या है? इस क्वेश्चन में बच्चों हमें दो वेक्टर्स डायरेक्टली दे रखे हैं, और जब दो वेक्टर्स डायरेक्टली दे रखे हैं और हमें बताना हो कि बताओ व्हाट इज द नेट फोर्स, तो सीधा ऐड कर दो और कुछ भी नहीं करना। यानी कि नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स हो जाएगा F वेक्टर इक्वल्स हो जाएगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। यानी कितना हो जाएगा? हो जाएगा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस ऑफ ये क्या है? माइनस i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ये मेरा सिंपली एडिशन हो गया। ऐड कर लेते हैं, कितना आ गया? 2i कैप माइनस i कैप। देखो, i कैप को i कैप वाले के साथ ऐड करना है, j वाले को j के साथ ऐड करना है, और k वाले को कैसे ऐड करना है? तो 2i कैप माइनस i कैप माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस j कैप, 4i कैप माइनस 3k कैप प्लस k कैप, यानी ये आ गया i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। इतना हमारा जो है फोर्स का नेट वैल्यू आ गया। ये मेरा फोर्स का नेट वैल्यू है। ये मेरा F हो गया, बेसिकली ये मेरा F हो गया। अगला आगे पार्ट क्या बोला? कहता फ्रॉम अ पॉइंट, तो जो पार्टिकल है बच्चों वो डिस्प्लेस हुआ यहां से A पॉइंट से लेके लेट्स सपोज B पॉइंट पे। A पॉइंट से जब पार्टिकल B पॉइंट पे गया तो A पॉइंट पे इसका कोऑर्डिनेट है 2, 0 2,
1,0 और यहां पे कोऑर्डिनेट है इसका -3, -2, -4, 2। अब है क्या, अगर आपके पास किसी पॉइंट का, किसी पोजीशन का एक कोऑर्डिनेट्स हो तो आप उसका वेक्टर निकाल सकते हो। कैसे निकालते हो? बड़ा सिंपल है, देखो जैसे इसका लिखो R1 यानी कि पोजीशन वेक्टर्स की कैसे निकलेगी, यहां लिखा है 2 तो 2 लिख लिया आई कैप, क्योंकि देखो x, y, z होता है। अब जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है 2, 1, 1 तो यह है x कोऑर्डिनेट, यह है y कोऑर्डिनेट और यह है z कोऑर्डिनेट। तो क्या आएगा 2 आई कैप प्लस 1 j कैप प्लस 0 के कैप, सही है, प्लस 0 के कैप। तो 0 के कैप तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। सिमिलरली इसका बताओ R2 वेक्टर क्या होगा, R2 वेक्टर ये हो जाएगा -3 आई कैप -4 j कैप प्लस 2 के कैप। तो अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो तो कोऑर्डिनेट्स को आई कैप, जे कैप, के कैप के साथ लिख दो, वो आपको पोजीशन वेक्टर्स के वेक्टर्स मिल जाएंगे। अब सवाल है कि सर बॉडी जो है डिस्प्लेस हुई है ए से लेके बी, यानी कि यहां से यहां डिस्प्लेस हुई है। जब बॉडी यहां से यहां डिस्प्लेस हुई है यानी ए से लेके बी गई है, ऑफ कोर्स ऐसे गई, हमने ऐसे अज्यूम किया कि ए से बी गई है, तो यहां से लेके यहां का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो कैसे निकलेगा, तो मैं इसे एस वेक्टर बोल देता हूं। एस वेक्टर हमेशा होता है फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, यानी कि R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, यानी ये हो जाएगा -3 आई कैप -4 j कैप प्लस 2 के कैप -2 आई कैप -j कैप। अब ये कितना आ गया, -3 आई कैप -2 आई कैप यानी कि -5 आई कैप -4 j कैप -j कैप -5 j कैप प्लस 2 के कैप। ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, यानी एस वेक्टर की वैल्यू आ गई -5 आई कैप -5 j कैप प्लस 2 के कैप। ये मेरे पास फोर्स आ गया और ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर आ गया। अब मुझे निकालना क्या, हमें निकालना टोटल वर्क डन। और वर्क डन मैंने शुरुआत में ही क्लास के बोला, वर्क डन का फॉर्मूला F इंटू एस नहीं होता, वर्क डन का फॉर्मूला F S cos थीटा होता है। और मैं आपको पहली भी क्लास में बता चुका हूं, आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग आगे चलते जाएंगे, हमें 4-5 चीजें इंश्योर करनी होगी कि हमें आती हैं। देखो मेरे आगे आने वाले लेक्चर्स में मोशन इन अ प्लेन के रिजल्टेंट का, प्रोडक्ट का, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन की कुछ कॉमन लेक्चर्स में अभी आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाला हूं जल्दी ही। तो आपको अगर आप लोगों के पास पहले ही डेटा है या फिर आपने पहले ही थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, तो 5 चीजें इंश्योर कीजिएगा। इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, रिजल्टेंट वेक्टर्स यानी कि जो हमने अभी ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ का नाम लिया था, √a² + b² + 2ab cos थीटा एंड ऑल, ये सब हमने पढ़ा है, वो आना चाहिए। स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए। ये जो अगर आपको 4 चीजें ये और एक 5वां क्वाड्रेंट रूल, अगर क्वाड्रेंट रूल, ये 5 चीजें अगर आपको आती हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको आगे तक कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जैसे क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, देखो अब मैंने बोला था, मैंने वर्क पढ़ाया आपको, वर्क की डेफिनेशन क्या लिखवाई मैंने, वर्क की डेफिनेशन लिखवाई मैंने F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। अब सबको पता है फोर्स क्या है, स्केलर है, वेक्टर, ऑफ कोर्स सर वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट क्या है सर, वेक्टर है। दो वेक्टर के बीच में कॉस थीटा आता है तो बच्चों ये बन जाता है F डॉट एस, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, यानी कि W इज इक्वल टू आ जाएगा इसका आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप का डॉट किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ, ये रहा, यह आ जाएगा -5 आई कैप -5 जे कैप प्लस 2 के कैप। कोई बच्चे हो सकते हैं जिन्हें समझ में ना आया हो कि सर आपने एफ एस कॉस थीटा को एफ डॉट एस क्यों लिख दिया, भाई ये होता है, ये रूल है, हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है, इसलिए मैं कह रहा हूं ये 5 चीजें जो है आपको आनी चाहिए, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, क्वाड्रेंट रूल, रिजल्टेंट वेक्टर्स, जैसे रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स यानी कि ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन लॉ, और आखिरी जो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स है यानी कि स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। ठीक है ना। चलो अगली चीज जो कि मैं बता रहा हूं, याद करा रहा हूं, ध्यान रखना जिन्होंने प्रोडक्ट नहीं पढ़ा हुआ, जब भी आप प्रोडक्ट करते हो तो आई वाले को सिर्फ आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि आई इंटू आई हो जाएगा 1, यानी कि हो जाएगा 5 -5, बिकॉज ये वाला यहां पे 1 है, ये -5 है, तो 1 इंटू -5 विल बी -5। अगला प्लस किया, -1 यहां पे, -1 यहां पे, -5 यहां पे, तो कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा। और यहां पे कितना आ जाएगा, 1 यहां पे और 2 यहां पे, तो 2 ही हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। वर्क डन कितना आ जाएगा, 2 जूल। 2 जूल, तो ये मेरा आंसर है, 2 जूल इज माय वर्क डन। नोट कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो बहुत इजी सवाल है,
और यहां पे एक चीज मैं आप लोगों के लिए एड ऑन एक और कर देता हूं। वर्क डन का फॉर्मूला मैंने क्लास की शुरुआत में बताया, W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, यानी कि एफ डॉट एस। दोबारा लिख देता हूं, W का फॉर्मूला मैंने बताया एफ डॉट एस यानी कि एफ एस कॉस थीटा। लेकिन बच्चों ये फॉर्मूला सिर्फ तभी वैलिड होता है, ये फॉर्मूला बच्चों सिर्फ तभी वैलिड होता है जब आपका जो फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहे। जैसे अगर फोर्स वेरिएबल है, कभी जरा कैसे है जरा ध्यान लगाओ। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो, ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू है 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, और x कहां से कहां चेंज हो रहा है, 0 से लेके 5, यानी कि हमारा जो x है वो बदलता रहेगा। जब हमारा x बदलता रहेगा तो हमारा फोर्स भी बदलता रहेगा, यानी ये क्या है, वेरिएबल फोर्स है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी कांस्टेंट फोर्स हो तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेना, और जब भी वेरिएबल फोर्स हो तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस या फिर एफ डी एक्स, एफ डी एस बोल ले या फिर एफ डी एक्स बोल ले, ये लगाना है, सही है। और यहां जो लिमिट आएगी वो x1 की, x की लिमिट आएगी कि पहले x की वैल्यू कितनी थी, अब x की वैल्यू कितनी है, यानी यहां पे x1 यहां पे x2। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पे x1 की वैल्यू कितनी है, 0 है, और यहां पे कितनी है, 5 है। ये जो लॉजिक मैं आपको सिखा रहा हूं वो क्या है कि जब भी फोर्स कांस्टेंट होगा तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, और जब भी फोर्स वेरिएबल होगा तो फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, इसमें क्या लिखा है। क्वेश्चन में यहां पे लिखा है कि देयर इज अ particle that moves along a x-axis from x equals to 0 to equals to 5 under a influence of a force which is given as 7 minus 2x plus 3x square, यानी you can see clearly it is a variable force, और variable force के लिए आप सबको मालूम है, variable force के लिए आपको इंटीग्रेशन एफ डी एक्स ही लगाना है। हमें बताना वर्क डन कितना होगा, तो यहां पे लिख देता हूं, मैं लिखता हूं फॉर वेरिएबल फोर्स W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, और लिमिट यहां से आ गई x1 से लेके x2, तो वैल्यू डाल देते हैं। W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f कितना है, 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटू dx, और लिमिट कहां से कहां आ गई, x1 यानी कि 0 से लेके 5 तक। अब जरा आप इसको ध्यान से देखो, ये पूरा क्वेश्चन अब इंटीग्रेशन पे बेस्ड है, इसलिए मैं बोला अभी थोड़ी देर पहले, अगर आपको आगे कहीं पे भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी, जो कि नहीं करनी किसी को मन थोड़ी ना फिर प्रॉब्लम फेस करने का, तो आपको ये 5 चीजें, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, क्वाड्रेंट रूल, मैं इनके ना लेक्चर सबके प्रोवाइड कराने वाला हूं, डोंट वरी। अगर आपके पास डेटा है, इंफॉर्मेशन आपने पढ़ा हुआ तो उसे रिवाइज करो अच्छे से। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, क्वाड्रेंट रूल, वेक्टर एडिशन, रिजल्टेंट निकालने का तरीका, ट्रायंगुलर पैरेललोग्राम लॉ, और वेक्टर प्रोडक्ट, ये तीनों आने चाहिए, तो सॉरी 5 आने चाहिए टॉपिक, है ना। तो वर्क डन है, सॉल्व कर रहे हैं, तो W इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 7dx, ये अलग कर लिया, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx अलग कर लिया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर dx अलग कर लिया। लिमिट है सर यहाँ पे 0 से 5, यहाँ पे 0 से 5, यहाँ पे 0 से 5, यहाँ पे हर जगह सेम ही तो होगी ऑफ कोर्स, अलग अलग कर लिया, ब्रेक कर लिया बेसिकली। 7 को अलग कर लिया, माइनस 2x को अलग कर लिया, प्लस 3x स्क्वायर को अलग कर लिया। सो W इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस ऑफ 0 से 5 ऑफ कोर्स लिमिट है, माइनस ऑफ 2, इसका आ गया x dx 0 से लेके 5, प्लस इसका आ गया 3 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx 0 से 5। अभी क्या है जरा ध्यान से देखिए, मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं, dx का इंटीग्रेशन होगा बच्चों, x लिमिट आएगी 0 से लेके 5, इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, और लिमिट रखने का तरीका यह है कि अब लोअर लिमिट को यहां रख देते हैं, अपर लिमिट को यहां रख देते हैं। माइनस ऑफ 2, ये कितना आ जाएगा, आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन में 2 0 से लेके 5, प्लस 3 यहां जाएगा x क्यूब अपॉन में 3 0 से लेके 5। सो W इज इक्वल टू कितना आ गया, 7, ये आ जाएगा 5 माइनस 0, ये आ जाएगा कितना, 2 से 2 कट ही जाएगा, या कितना आ जाएगा, आ जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 3 से 3 कट जाएगा, या आ जाएगा 5 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। सो ऑन सॉल्विंग दिस W व्हाट वी ऑब्टेन इज 135 जूल। सो ये मैथ्स है सर, ये तो अपने आप ही करनी है आप लोगों को। इंटीग्रेशन जैसे मैंने आपको बताया आनी चाहिए, बिना इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 4 is a very easy question again. Now this question is based on graph. मैंने अभी आपको 2 कैटेगरी क्वेश्चन कराए हैं। मैंने आपको कराया है पहले वर्क निकालने का प्रॉब्लम, फोर्स कांस्टेंट के लिए, फोर्स वेरिएबल के लिए। Whenever force is constant, always use FDS cos theta. Whenever force is variable, always use integration of F dx. Got it? तीसरा प्रॉब्लम में जो कैटेगरी करा रहा हूं शुरू आपको, वो है ग्राफ बेस्ड। कभी भी आपको वर्क निकालने के लिए बोला जाए और आपको ग्राफ दे रखा हो,
तो आप चेक करो सबसे पहले कि वो ग्राफ जो है वो कौन सा ग्राफ है। वो है ग्राफ, अगर आप ध्यान से देखो, ये फोर्स है और यहां पे डिस्प्लेसमेंट है। ये एफएक्स ग्राफ है, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। एक चीज हमेशा याद रखना जब तक आप फिजिक्स पढ़ रहे हो जिंदगी में, कि 99.99% केस में जब भी किसी ग्राफ को आप देखो तो उसकी स्लोप निकालो। ये बड़ा सिंपल सा रूल है सर, इसको मैं बोलता हूं पीके। पीके मेरे वजह नहीं, पीके पीके रूल, पुनीत कुमार है, पुनीत। हाँ, तो रूल बड़ा सिंपल है सर कि 99.99% केस में जब भी ग्राफ देखो उसकी स्लोप निकालो, और अगर स्लोप ना निकल रही हो तो उसका एरिया निकालो। स्लोप का मतलब, स्लोप ऑफ ग्राफ का मतलब, हमेशा ध्यान रखना, स्लोप ऑफ ग्राफ का मतलब होता है वाई एक्सिस पे जो है उसे एक्स एक्सिस से डिवाइड कर दो, यानी वाई एक्सिस अपॉन में एक्स एक्सिस। और अगर आप एरिया की बात करो तो एरिया भी बड़ा सिंपल है, वाई एक्सिस मल्टीप्लाई बाय एक्स एक्सिस, दैट्स इट। तो सर बड़ा सिंपल सा है, 99.99% केस में ग्राफ देखो तो क्या निकालो, या तो स्लोप या तो एरिया। वर्क के न्यूमेरिकल्स में मोस्टली सेकंड वाला केस निकलने वाला है, यानी कि मैं एरिया निकालने वाला हूं। अगर आप देखो ये क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। हमने कहा सर मान लो हम स्लोप ही निकाल दें इसकी, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स अपॉन में डिस्प्लेसमेंट, कुछ नहीं निकलेगा, तो इसलिए नहीं निकाल रहे। क्या निकाल रहे? एरिया निकाल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व कौन सा? फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व, यानी एफ वर्सेस एक्स कर्व। तो एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, या फिर आप इसे ग्राफ भी बोल सकते हो, इज ऑलवेज इक्वल्स टू वर्क डन। ये क्या देगा? हमेशा वर्क डन की वैल्यू देगा। ऐसा क्यों होगा सर? क्योंकि अगर आप टेक्निकली देखो तो फोर्स यहां आएगा, बिकॉज वाई एक्सिस पे कौन है? एफ है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक्स एक्सिस पे कौन है? डिस्प्लेसमेंट है, यानी एफ इंटू एस एक्स आएगा। एफ इंटू एक्स बोल ले या एफ इंटू एस बोल ले, भाई बात तो एक ही है ना यार। यानी एरिया बराबर किसका आया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। भाई चलो कॉस थीटा का इग्नोर कर दो, बिकॉज डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर? ये तो वर्क होता है, यानी लॉजिक तो मिल गया ना सर ये वाला, कि एरिया अंडर द कर्व क्या देगा? वो देगा वर्क डन, वो देगा वर्क डन। आपको क्या निकालने के लिए बोला? हमें बोला गया कैलकुलेट द वर्क डन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम 2 to लेके 3 फ्रॉम अ ग्राफ एंड शोन। तो हमारा सॉल्यूशन क्या बना बच्चों? हम निकालना है वर्क डन, और वर्क डन क्या निकलेगा? एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ या एरिया ऑफ द ग्राफ, कुछ भी बोल सकते हो। तो एरिया कैसे निकालूं? जरा ध्यान लगाओ, 2 से लेके 3, यानी कि वो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक का वो वर्क डन निकालने के लिए क्या रहा, तो यहां से का एरिया ट्रेपीजियम हो गया। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अच्छा, ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड कितनी है? एक है 60, एक है 40, यानी कि 60 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम विच इज इक्वल्स टू 1, यानी कितना आ जाता है? 50 जूल। दिस इज माय आंसर। 50 जूल का यहां पे वर्क डन होगा। इजी क्वेश्चन, बट द कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला 99.99% केस में क्या यूज करना है? स्लोप। और 0.1% केस में क्या निकालना है? एरिया। इस रूल को रख लियो, पी के रूल, याद कर लो, पी के रूल। अगेन अ सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्राफ। एक चीज इस ग्राफ में और इस ग्राफ में जो आपको सीखनी है वो ये कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर है, यानी इसमें जो वाई एक्सिस का नेगेटिव फोर्स का, बिकॉज फोर्स अगर ऊपर पॉजिटिव है तो ऑफकोर्स नीचे नेगेटिव ही होगी, तो इसमें नेगेटिव फोर्स का कंपोनेंट नहीं है। बट इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में यहां पे फोर्स ऊपर भी दिखा रखी है, नीचे भी एक्सिस बढ़ी हुई है, और अगर नीचे एक्सिस बढ़ी हुई है यानी यहां पे नेगेटिव फोर्स का जिक्र है। नेगेटिव फोर्स कौन सा होता है बच्चों? नेगेटिव फोर्स वो होता है सर जो अपोजिंग फोर्स होता है। अपोजिंग मतलब, अपोजिंग यानी कि आपके मोशन को रिटार्ड करने के लिए, आपके मोशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो आता है, वो फोर्स जो आपके मोशन को खराब करता है, डिस्ट्रॉय करता है, डीएक्सेलरेट करता है, उसकी वजह से जो वर्क डन आएगा वो भी नेगेटिव आएगा। तो ध्यान से सुनो, क्वेश्चन लिखा है कि बॉडी मूव कर रही है अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स, जो कि दिखा रखा है ऑब्टेन क्या? वर्क डन। फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन मीटर। वो बता रखा है कि जो फोर्स है ये सारा न्यूटन में चल रहा है और डिस्प्लेसमेंट जो मीटर में चल रहा है। नहीं, ऐसा ही सिस्टम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा आंसर जूल में आएगा, पक्की बात है। पहली बात तो जूल होता है, जूल्स नहीं होता। कई बच्चे भावना में बैठ के ना लगा देते हैं सब जूल्स, जूल्स नहीं होता, जूल होता है। हिंदुस्तानी होने की वजह से ना हम हर यूनिट के आगे ना एस लगा देते, जैसे एस लगा दिया। किलोग्राम्स नहीं होता बेटे, न्यूटन्स नहीं होता, न्यूटन नहीं होता है, जूल्स नहीं होता, जूल ही होता है। चलो, तो क्या बोल रहा है? वर्क डन निकाल दो। हमें पता है एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व
इज इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू वर्क डन। तो वर्क डन निकालने के लिए अपन को एरिया निकालना है। अब जरा ध्यान से देखो, इसने टोटल वर्क डन बोल दिया। अच्छा, अगर मान लीजिए बोलता कि बताओ व्हाट इज अ वर्क डन फ्रॉम 1 मीटर से लेके 4 मीटर, तो मैं ऊपर ऊपर का एरिया निकाल देता। अभी इसने बोल दिया वर्क डन, यानी कि हम टोटल वर्क डन निकालने वाले हैं। और टोटल वर्क डन कहां से कहां है, 1 से लेके कहां तक, 5 तक। अब करना क्या है, बस इस चीज में ध्यान रखना, क्योंकि ये दोनों जगह है, ऊपर भी नीचे भी है। यहां वाला वर्क आने वाला है बच्चों पॉजिटिव, और यहां वाला वर्क आने वाला है नेगेटिव। पॉजिटिव वर्क का मतलब होता है वो सपोर्ट करने वाला है, सिस्टम को चलाएगा, एक्सेलरेट करेगा। नेगेटिव यानी उसको रिटार्ड करने वाला है, मोशन अपोजिट होने वाला है। फोर्स, मान ली मोशन ऐसा हुआ, फोर्स इधर लगा दिया, मोशन इधर हुआ, फोर्स इधर लगा दिया, ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। खैर, ऊपर वाले वर्क डन सारे पॉजिटिव लिखेंगे, नीचे वाले वर्क डन सारे नेगेटिव लिखेंगे, यानी ऊपर वाला एरिया सारा पॉजिटिव आएगा, नीचे वाला एरिया सारा नेगेटिव आएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, इसका एरिया, एरिया ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ गया, ये आ गया 10 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस, अगर आप ध्यान से देखो ट्रेपीजियम मिल रहा है हमें यहाँ पे, ट्रेपीजियम का एरिया क्या आएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम कितना हो गया, ये हो गया साहब 15, ये हो गया 10, सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी 15 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 प्लस, अब मिला हमें क्या, ये वाला ट्राइंगल। ट्राइंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ ये रहा सर, बेस कितना है, बेस है सर यहाँ पे 1 और हाइट है सर इसकी कितनी 15। ये आगे सारे पॉजिटिव वर्क डन इकट्ठे होके, प्लस अगला कौन सा है, नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन सर नीचे वाला है, यानी क्या है हाफ, बेस कितना है 1 और हाइट कितनी है यहाँ पे 15। अच्छा, 15 लूं या -15 लूं, वो देखने वाली बात है। अगर आप यहां नेगेटिव लगा देते तो यहां नेगेटिव मत लगाओ। अभी मैं यहां पे -15 से ले लेता हूं, इस पे नहीं लिखा था बट ठीक है, मैं -15 लिखूंगा इसको, या तो यहां माइनस लगा ले या फिर यहां माइनस लगा ले, दोनों जगह माइनस मत लगा दो, ऐड हो जाएगा। बट ध्यान से सोच ले यार, सिंपल सी बात है कि ये वाले सारे एरियाज प्लस कर दे, ये वाले सारे एरिया को माइनस कर दे, बस और कुछ नहीं है। चाहे अब ऐसा मत कर दियो बस कि यहां भी माइनस लगा दिया, हम माइनस लगा दिया, माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसा ना कर दियो, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना 10 प्लस ये आ जाएगा 25 डिवाइड बाई 2 प्लस ये आ जाएगा 15 डिवाइड बाई 2 माइनस 15 डिवाइड बाई 2, ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। ये आएगा 10 प्लस ये आ जाएगा 12.5 यानी 22.5 जूल। ये मेरा आंसर होगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो थोड़ा सा टफ तो नहीं कहूंगा, बट हाँ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज बेसिकली फॉर जेईई एंड नीट लेवल स्टूडेंट्स। और क्वेश्चन में 2-3 चीजें हैं जो आप लोगों को मेरे साथ साथ ध्यान से समझनी होगी। पहला तो यहां दे रखा है फोर्स, दे रखा है 2xj कैप, यानी साफ दिखाई दे रहा है कि जो फोर्स है वो वेरिएबल फोर्स है, यानी यहां पे इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ fdx के फॉर्मूले की बात करने वाले हो, बिकॉज 2x है, x इज अ वेरिएबल है ना, x लग गया यहां पे, तो x ऑफ कोर्स एक्सचेंज हो रहा है। आप देखो यहां पे x, y है, कोऑर्डिनेट क्या है, बॉडी में बोला क्या है कि पार्टिकल यहां से चलना शुरू हुआ है 0,0 से, 0,0 से कहां गया 2,0, 2,0 से कहां गया 2,2, 2,2 से कहां गया 0,2 और फिर वापस यहां आ गया। और फोर्स जो इस पे लग रहा है कॉन्टिन्यूसली हर जगह वो है 2xj कैप। तो ऑफ कोर्स यहां पे जो x है वो चेंज हो रहा है। इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू यहां पे 0 है ना। फिर थोड़ी देर आगे चलूंगा तो यहां पे 1,0 भी होगा, फिर यहां पे 2,0 एंड सो ऑन ना। तो फोर्स की जो वैल्यू है जो आप देख रहे हो वो वेरिएबल है, और फोर्स जो लग रहा है वो लग रहा है अलोंग y एक्सिस, j कैप पे लग रहा है। एक बात और जो यहां पे मैं स्पष्ट करना चाहूं, ऐसा नहीं है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओ उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो जाए। फोर्स ऊपर लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर होगा, ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए कुली की बात करते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, कुली तो फोर्स ऊपर लगा रखा है उन्होंने, कैसे जैसे मान लो जिन्होंने वजन उठा रखा अपने सर पे, तो वो mg नीचे लग रहा होता था। भाई ये कुली है मान लो, है ना, ये कुली इसने वजन उठा रखा है, ये वजन उठा रखा है, तो इसका मास m है, तो वेट कितना लग रहा है mg, तो ऊपर कितना फोर्स लगा रखा है, f लगा रखा है। और मान लो चलने लगे तो फोर्स ऊपर लगा रखा है, डिस्प्लेसमेंट आगे होने लगे, तो फोर्स ऊपर डिस्प्लेसमेंट आगे, ऐसा हो सकता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0 भी होता है, 90 भी होता है, 180 भी होता है, और इन सबके बीच में भी हो सकता है, ठीक है। तो खैर यहां पे 2 चीजें क्लेरिफाई हो गई। पहला तो जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है। दूसरा वो अलोंग z एक्सिस लग रहा है, y एक्सिस लग रहा है। सवाल में बोला गया कि सब हम निकालो कैलकुलेटर टोटल वर्क डन निकालो। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए हमें यहाँ पे पूरा जो साइक्लिक पाथ है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो ए से लेके बी तक, बी से लेके सी तक, सी से लेके डी तक, डी से लेके ए तक, यहाँ पे पूरी जो साइक्लिक प्रोसेस उसको फॉलो करेंगे। तो टोटल वर्क डन कैसे निकलेगा, तो यहाँ लिख लेता हूं। तो टोटल वर्क डन विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, एफ डॉट डी एक्स, ऑफ कोर्स एफ डॉट याद रखना, डॉट प्रोडक्ट है ये, है ना, डॉट प्रोडक्ट है,
एफ डी एक्स, ठीक है, अभी तक नहीं बात बताई थी, अब बता रहा हूं कि यहां पे क्या इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स होता है। ये वो वहीं पे वही था, एफ डॉट ही था। पहले भी जैसे डब्ल्यू लिखते थे ना बेटा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट एस लिखते थे या एफ डॉट एक्स लिखते थे, यही है, अभी भी यही है, बस इंटीग्रेशन करके डी एक्स लिख दिया और कुछ नहीं है। तो डॉट प्रोडक्ट तो यहां पे भी है, ठीक है, लिख नहीं रहे थे बिकॉज वेक्टर फॉर्म की बात नहीं कर रहे थे वहां पे। चलो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, ए से लेके बी का बात हो गया। फिर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स कहां से कहां हो गया, बी से लेके सी हो गया। फिर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स कहां से कहां हो गया, सी से लेके डी हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ डी से लेके ए, है ना, एफ डॉट डी एक्स। तो ये 4 पाथ हो गए। वैसे अगर आप टेक्निकली देखो तो ये साइक्लिक प्रोसेस है। जो बहुत मेजॉरिटी बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करते हैं, मैं वो गलती भी बताता हूं आप लोगों को। बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं सर देखो साइक्लिक प्रोसेस है, ए से चला, बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से वापस आ गया, ए पे वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो, डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। और जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है सर तो वर्क डन तो जीरो होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है ना। एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है ना, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का है। ये सर ये क्या होता है, बच्चों 2 प्रकार के फोर्स होते हैं, एक होता है कंजर्वेटिव, एक होता है नॉन कंजर्वेटिव। साइक्लिक प्रोसेस होने के बावजूद भाई एक्चुअल में अगर बॉडी यहां से चली और वापस यहीं पे आ गई, डिस्प्लेसमेंट आइडियली जीरो है कि नहीं है, जीरो है सर, उसके बावजूद भी इसका वर्क डन जीरो नहीं निकलेगा। ये ऐसा फोर्स है जिसकी साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन भी जीरो नहीं निकला, इसे बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिसके द्वारा या जिसके अगेंस्ट में किया गया वर्क डन इनिशियल फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है कि ए पे था, ए पे वापस आ गया। तो कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिसके द्वारा या जिसके अगेंस्ट में किया गया वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। जैसे कि फ्रिक्शन की बात करो, मान लो फ्रिक्शनल सरफेस है, ये फ्रिक्शनल सरफेस है, हम बॉडी को यहां से उठा के यहां घुमा के पूरे यहां लिया है, साइक्लिक प्रोसेस है कि नहीं है, हाँ है सर, साइक्लिक है। वर्क डन जीरो होगा कि नहीं सर, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि उसने तो एनर्जी स्पेंड करी है ना, वर्क तो किया ही है ना कॉन्टिन्यूसली। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल नेवर बी जीरो बिकॉज वो है नॉन कंजर्वेटिव। तो ध्यान रखना, कंजर्वेटिव फोर्स कौन, जिसके द्वारा या जिसके अगेंस्ट में किया गया वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। और जिसका पाथ पे डिपेंड करता है, जो कि साइक्लिक होने के बाद भी जीरो नहीं आता, वो है नॉन कंजर्वेटिव। आगे हम थ्योरी लेक्चर्स में पढ़ेंगे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के बारे में, बट इतना जान लेना जरूरी है कि यहां पे वर्क डन जीरो तो बिल्कुल नहीं आएगा, साइक्लिक होने के बाद जीरो तो भी नहीं आएगा। इसको मैं प्रूव कर रहा हूं, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहले यहां डॉट लगा दो भाई साहब, डॉट से मैं लगा हुआ ना, हाँ ठीक है। सबसे पहले मैं इंटीग्रेशन और एफ डी एक्स कर रहा हूं, मैं सारे जो है ये वेक्टर्स खोल लूंगा। सबसे पहले ए से बी की बात करते हैं। फोर्स की वैल्यू कितनी है, 2x जे कैप डॉट विद। अब आया सब डिस्प्लेसमेंट का बारी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहां से लेके यहां डिस्प्लेसमेंट होगी, ये हुई अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस यानी कि आई कैप, अलोंग एक्स एक्सिस यानी कि आई कैप। तो मैं इसे लिख लेता हूं सिंपली डी एक्स आई कैप प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एक्स, बी सी सॉरी, एफ की वैल्यू 2x जे कैप। नाउ बी से सी, बी से गया हूं कहां पे सर, अलोंग जे कैप। तो मैंने बोला इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ dx अलोंग जे कैप। सिंपल है क्या सर, क्या किया भाई, पहले वाले में डिस्प्लेसमेंट कहां हो रही थी, अलोंग एक्स एक्सिस, तो dx आई कैप, आई कैप, आई कैप इज फॉर एक्स एक्सिस। यहां पे dx बचेगा सर, dy क्यों लिख रहे, अबे x ना छोटा सा डिस्प्लेसमेंट यार, तो छोटा सा इसके लिए है ना, अलोंग आई कैप। अगला प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कहां से किसका है बेटे, सी डी का है, कितना आएगा 2x जे कैप डॉट। अब देखो ये आ रहा है कहां से कहां, सी से डी के डी आ रहा है, सी से डी। अगर मैंने ये आई कैप माना तो ऑफकोर्स ये क्या होगा, माइनस आई कैप होगा। वेरी गुड, कितना आएगा dx इंटू माइनस आई कैप। तो माइनस बाहर निकाल लूं, चलो बाहर निकालते हैं, लिखते तो माइनस ऑफ आई कैप प्लस इंटीग्रेशन डी से नीचे आ गया, कितना आ गया 2x जे कैप डॉट विद, ये जो नीचे वाली एक्सिस है आप देख रहे हैं, ये नेगेटिव y एक्सिस है बेटा, ऊपर पॉजिटिव y है तो नीचे नेगेटिव y आ गया, यानी कि dx माइनस जे कैप, dx माइनस जे कैप, करेक्ट। अब आप लोगों ने, जैसे मैंने आप लोगों को बोला, देखो मैंने ईमानदारी से एक बात बोली है और आपको ये समझनी जरूरी है, आप आगे का कोई लेक्चर नहीं पढ़ सकते अगर आपको ये 4-5 चीजें नहीं आती। बता चुका हूं कौन सी, बार बार रिपीट नहीं करूंगा, कह रहा सर आप बोल कर रहे हो। ये 4-5 चीजें, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, रिजल्टेंट, सर ये आनी चाहिए, इनके बिना नहीं हो पाएगा, ये ना हो पाएगा, इसके बिना नहीं हो पाएगा। तो प्लीज आप ये 4-5 चीजें जरूर सॉल्व कर लो, ठीक है ना। चलो, तो मैंने डॉट प्रोडक्ट में आप लोगों को पढ़ाया है कि जब भी डॉट प्रोडक्ट होता है तो आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप
और के कैप डॉट के कैप की वैल्यू आती है बेटा 1। सिंपल रूल। आई को आई से जे को जे से के से करो, क्या आएगा 1 आएगा सर। लेकिन अगर आई को जे से, आई एम सॉरी मैं कुछ गलत बोल गया शायद, मैं कह रहा हूं आई को आई से, जे को जे से, के से करो 1 आएगा। अदर देन दैट आई को जे से करो, जे को के से करो, सबके आंसर 0 आएंगे। यानी कि सर ये आंसर 0 आएगा क्या? हाँ आएगा, पक्का आएगा, 0 आएगा सर। इसका मतलब ये आंसर भी 0 आएगा? हाँ सर पक्का 0 ही आएगा। यानी बचेगा क्या? बचेगा सर W इज इक्वल टू कितना? ये बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 बाहर आ गया सर, x इंटू डी एक्स, एक्स इंटू डी एक्स, एक्स इंटू डी एक्स, बी से लेके सी। और j डॉट जे 1 हो गया तो छोड़ दिया, माइनस इस वाले का माइनस सर, ये माइनस बाहर निकाल लिया, 2 बाहर आया, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ x dx, बिकॉज j डॉट जे अगेन 1 हो गया, माइनस एन बाहर आ गया, ये हो गया dA। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों इस क्वेश्चन में वो है इसकी लिमिट। इसकी लिमिट क्या आएगी सर? देखो B से लेके C का जो पाथ है, ध्यान लगाओ, जो B से लेके C का पाथ है, B से लेके C, उसके अंदर जो x कोऑर्डिनेट है, B से लेके C का जो पार्ट है उसका जो x कोऑर्डिनेट है, अगर आप चेक करो वो है 2 से लेके 2 तक। लेकिन एक्चुअल में जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो हुई अलोंग y एक्सिस, और अगर डिस्प्लेसमेंट हुई अलोंग y एक्सिस तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं BC की जगह इसकी जो लिमिट है उसे डाल देता हूं, वो आ जाती है 0 से लेके 2, 0 से 2। सिमिलरली जब मैं D से A आया, तो D से जब मैं A आया तो जो मेरी जो लिमिट है, D से लेके A, बिकॉज वो y ही है तो वो आया 2 से लेके 0, यानी कि आ जाएगा 2 से लेके 0। दोनों लिमिट सॉल्व कर रहे हैं, ये आएगा 2, ये आ जाएगा x² अपॉन में 2, लिमिट आ गई 0 से 2, माइनस ऑफ 2, ये आ गया x² अपॉन में 2, और लिमिट आ गई 2 से लेके 0। 2 से 2 बच्चों ये वाला कैंसिल, 2 से 2 सर ये वाला कैंसिल, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 0, माइनस ऑफ 0 माइनस 4, यानी आ जाता है 4 माइनस 4, माइनस और माइनस 4 यानी कि 8 जूल। देखो वर्क डन 0 नहीं आया, बिकॉज सर ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। साइक्लिक प्रोसेस होती और एक कंजर्वेटिव फोर्स होता तो वर्क डन 0 आता। साइक्लिक प्रोसेस होने के मतलब ए से चला वापस ए पे आ गया। साइक्लिक प्रोसेस होने के बावजूद वर्क डन के लिए 0 आना, यानी क्या है ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहां पे एक सवाल और लिखा हुआ है कि सर एक कंजर्वेटिव फोर्स है नॉन कंजर्वेटिव, तो आंसर इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट इट डाउन। Okay, moving to the next question. लिखा the displacement x of a particle of mass 5 gram moving in a one dimension under a action of a constant force is given by this equation. तो इक्वेशन दे रखी है t equals to root x plus 3. अच्छा t की वैल्यू दे रखी है हमें root x plus 3। वैसे डिस्प्लेसमेंट x वन डायमेंशन में है, और अगर ये वन वे मोशन हुआ तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम चीज हो जाती है, तो x हम डिस्टेंस भी मान सकते हैं उस इंसिडेंट के लिए। सवाल लिखा है x is in a meter and t is in a second, find the displacement of a particle when velocity is 0। डिस्प्लेसमेंट बतानी है पार्टिकल की when velocity is 0। तो ध्यान दीजिएगा, ये आ जाएगा रूट एक्स इक्वल्स टू टी माइनस 3, यानी x इक्वल्स टू कितना आ गया t माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी t स्क्वायर माइनस ऑफ 60 प्लस 9, टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9। ये मेरा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आ गया। ये बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट निकालो उस टाइम पे जहां पे वेलोसिटी 0 है। चलो मान लो एग्जांपल के तौर पे वो बोलता है फाइंड दी डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। इमेजिन करो क्वेश्चन दे रखा होता, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल और x ऑफ अ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। t की वैल्यू 4 डालते आंसर आ जाता, खत्म हो गया क्वेश्चन। लेकिन ऐसे नहीं पूछ रहा, वो कहता उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट निकालो जब वेलोसिटी 0 आएगी। तो वेलोसिटी तो 0 कब आएगी, तो वेलोसिटी तो निकालो पहले। और एक चीज जो आप इंटीग्रेशन के लेक्चर में जरूर रिवाइज करेंगे, और मैं यहां पे एक बार पढ़ा देता हूं कि कभी भी तुम्हारे पास x हो और आपको निकालना हो v, आप इसको डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में। आपके पास दे रखा हो x पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट x कुछ भी मान लो, उसको से आपको चाहिए हो v, आप उसको डिफरेंशिएट कर दो और कुछ नहीं करना। अगर आपके पास v है और आपको a निकालना है,
अगेन इसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में। यानी अगर आपके पास x है, उसे डिफरेंशिएट करा, वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करा, एक्सेलरेशन आ गया। अब उल्टा करो, आपने पढ़ा होगा कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की जस्ट उल्टा होता है। तो अगर आपके पास एक्सेलरेशन है कभी मान लो, और आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी, आप इसे इंटीग्रेट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में। ऑफ कोर्स वेलोसिटी है, x चाहिए, इंटीग्रेट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, दैट्स इट सर, सिंपल है कितना। तो तेरे पास x है बच्चे, तेरे को क्या निकालना है, मान लो वेलोसिटी निकालना है, तो क्या करूं, इसको डिफरेंशिएट कर दो सर। तो v का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, dx अपॉन में dt, कितना आ गया, d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर अलग हो गया, d बाई डी टी ऑफ 60 अलग हो गया, d बाई डी टी ऑफ 9 अलग हो गया। 9 का डिफरेंशिएशन तो जीरो आएगा, बिकॉज कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो निकलता है। तो यहां से मैं सॉल्व करूंगा तो v का फॉर्मूला आएगा मेरा 2t माइनस 6, सॉल्व कर लेंगे, 2t माइनस 6 आ रहा है, 2t माइनस 6। अब इन्होंने बोला है when velocity is 0, तो when velocity is 0 2t minus 6 will be 0, यानी t will be equals to 6 by 2 यानी कि 3 सेकेंड, यानी कि तीसरा सेकेंड है वो जहां पे velocity 0 आई होगी। तो हमें पूछा गया था what is the x when velocity is 0, तो velocity is 0 लिख देता हूं, therefore v is 0 at t equals to 3 सेकेंड, therefore x at 3 सेकेंड कितना आ जाएगा, तो वैल्यू पुट कर देंगे सर। x इक्वल टू कितना आ गया, ये हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 9, यानी कि 9 माइनस 18 प्लस 9 दैट बिकम्स 0। दिस इज माय आंसर, x इक्वल टू 0। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है वर्क डन बाय फोर्स इन फर्स्ट 6 सेकेंड, वर्क डन बाय फोर्स इन फर्स्ट 6 सेकेंड, पहले 6 सेकेंड में वर्क डन कितना होगा, पहले 6 सेकंड में वर्क डन कितना होगा, वर्क डन हमें निकालना है। वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, हम निकालते हैं x एट 0 सेकंड, पहले निकालते हैं हम x एट 0 सेकंड, यानी t की जगह 0 पुट कर दो, 0 की वैल्यू पुट करो, कितना आया, तो ये आ गया 0 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 0 प्लस 9, यानी कितना आ गया, 9 मीटर आ गया। फिर x की पोजीशन निकालो 6 सेकंड पे, बिकॉज 6 सेकंड पे बात कर रहा ना भाई, 6 सेकंड में, तो x की वैल्यू डाल दी कितनी, 6, सॉरी x की वैल्यू नहीं, t की वैल्यू डाल दी यहां पे 6, कितना हो गया, ये हो गया 6 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 6 प्लस 9, यानी 36 माइनस 9। यानी अगर आप ध्यान से देखो तो इस पार्टिकल की पोजीशन x इक्वल्स टू 9 आई 0 सेकेंड पे, और x की वैल्यू 9 आई 6 सेकेंड पे, यानी कि अगर वो मोशन कर रहा है 9 सेकेंड के लिए, उसका मोशन हो रहा है 9 सेकंड के लिए, तो 0 और 6 पे, 0 और 6 सेकंड पे उसकी पोजीशन तो 9 ही है, यानी भाई वो तो चला ही नहीं यार, और जब चला ही नहीं तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज 0, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज 0, और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है देयरफॉर वर्क डन विल बी 0, दैट्स इट। तो वर्क डन विल बी व्हाट, 0 फॉर फर्स्ट 6 सेकंड। Next question. Okay, problem number 8 is from directly from NCERT. लिखा है cyclists come to skidding stop. Skidding stop का मतलब होता है skid करते हुए, मतलब रोटेशन नहीं हो रहा, व्हील नहीं घूम रहा, बस वो ब्रेक मारा, वो घिसते हुए जा रहा है ना। skid तुमने भी मारी होगी बचपन में पक्का, अच्छा कहते हैं यार, अभी भी करते हैं। चलो, तो ड्यूरिंग अ प्रोसेस द फोर्स ऑन अ साइकिल ड्यू टू रोड इज 200 न्यूटन। फोर्स ऑन साइकिल, साइकिल पे सड़क ने फोर्स लगाया तो रिटार्डेशन ही तो होगा, पक्की बात, रिटार्डेशन होगा। एंड डायरेक्टली अपोज टू द मोशन, बिल्कुल सही बात है सर, अपोज ही होगा, रिटार्डेशन ही हो रहा है। तो हमें बताना है हाउ मच वर्क डज रोड डू ऑन साइकिल, वर्क डन ऑन साइकिल किसने किया, बाय रोड, रोड ने किया सर। वर्क डन का फॉर्मूला यह आएगा F इंटू एस इंटू कॉस 180। सर 180 क्यों लगाया, अरे भाई अगर आपका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, साइकिल इधर जा रही है, तो रिटार्डिंग फोर्स इधर ही तो लगेगा भाई, रोकना ही तो है। स्किडिंग स्टॉप, स्टॉप कौन कर रहा है, रोड कर रही है, रोड फ्रिक्शन लगा रही होगी, पक्की बात है। तो अगर साइकिल 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 कैसे बनाते हैं, साइकिल 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 साइकिल, ये साइकिल है, तो साइकिल मतलब इधर जा रही है, रिटार्डिंग फोर्स का लग रहा है इधर, डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है इधर, एंगल कितना होगा इनके बीच में, 180, 180 कितना होता है, -1, यानी आ गया माइनस ऑफ F इंटू एस। फोर्स कितना लगा, फोर्स लगा सर 200, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 10, कितना आया -2000 जूल। इतना वर्क किया रोड ने साइकिल पे, नेगेटिव वर्क हो सकता है सर, सही बात है। अगला पार्ट,
अगला वर्ड कहता है हाउ मच वर्क डज साइकिल डू ऑन द रोड, कि सब वर्क कितना कर रही है रोड पे, साइकिल कितना वर्क कर रही है। देखो ये बात तो पक्की है कि अगर रोड ने साइकिल पे 200 न्यूटन का रिटार्डिंग फोर्स लगाया तो साइकिल भी रोड पे 200 न्यूटन का फोर्स लगाएगी, बिकॉज एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कैच है बच्चों। बच्चा कहता है सर वर्क डन बाय रोड ऑन साइकिल माइनस 2000 जूल, वर्क डन बाय साइकिल ऑन रोड प्लस 2000 जूल, है ना। लगता है कहीं बच्चों को, बट ये नहीं है सर। उसका कारण है सर, ये फोर्स का एंटी फोर्स जरूर मिलेगा आपके साइकिल पे। रोड ने फोर्स लगाया माइनस 200 न्यूटन का, सही बात है। साइकिल ने रोड पे फोर्स लगाया 200 न्यूटन का, यह भी सही बात है। लेकिन उस फोर्स ने जो साइकिल ने लगाया रोड पे, उसने सड़क को डिस्प्लेस नहीं किया। अबे तुम ब्रेक मारते हो तो धरती खिसकती है क्या? नहीं ना। यानी डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड बाय दैट कांस्टेंट 200 न्यूटन का फोर्स विल बी जीरो। और जब आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, वर्क डन जीरो नहीं आएगा। यानी कि आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा नेक्स्ट का जीरो, एज फोर्स एक्टिंग ऑन रोड बाय साइकिल of 200 Newton does not cause any displacement in road, any displacement of road। भाई ब्रेक मारते हो रोड थोड़ी ना खिसकती है कि तुम मारो भाई रोड पीछे खिसक गई। आपने फोर्स जरूर लगाया। अगर मुझसे पूछता ना व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय साइकिल ऑन रोड, 220 बिल्कुल सही होता। लेकिन वर्क डन तो जीरो होगा, बिकॉज आपने फोर्स तो लगाया लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। धरती खिसकी थोड़ी ना, रोड खिसकी थोड़ी ना, तो वर्क डन कितना आएगा यहाँ पे? जीरो। तो आंसर कितना आ जाएगा? जीरो। एंड मार्क दिस क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये डीपीपी 1 थी, आगे चलते हैं। ठीक है जी, ये डीपीपी 1 खत्म हो गई है।